Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. So I was just scrolling through YouTube and I was trying to find some good revision playlists. और मुझे ये नजर आया है कि YouTube पे कोई भी अच्छी playlist नहीं है for the revision of CAI A level physics. So here I am. I'm going to create a complete revision playlist for you for ASNA2 physics. And without further ado, let's start with our first revision video that is on physical quantities and measurements. ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी इज समथिंग दैट हैज अ यूनिट एंड कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं और उसका यूनिट हो। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स का एवरीवन नोज दैट द यूनिट इज न्यूटन्स, राइट? एंड it can also be measured, like for example 5 newton, 10 newton. So this is a physical quantity. लेकिन अगर मैं efficiency की बात करता हूं, so efficiency के जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है कि it is the total output power, sorry, useful output power divided by total input power into 100. राइट, सो व्हाट वी सी कि यार देखो, ऊपर भी मेरे पास पावर है, नीचे भी मेरे पास पावर है, तो क्या होगा, मेरे यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस एंड्स अप हैविंग नो यूनिट्स, एंड नो यूनिट्स मींस दैट दिस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, देन मूविंग ऑन, वी हैव सम क्वांटिटीज दैट आर नोन एज द एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। और ये क्या होती है, आपकी सबसे सिंपलेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ये हर क्वांटिटी को बनाती हैं और इनको कोई भी क्वांटिटी नहीं बनाती। राइट, सो हमारे कोर्स में कौन कौन सी एसआई बेस्ड क्वांटिटीज हैं, होती बस ये सात ही हैं एसआई बेस्ड क्वांटिटीज। you've got length which has a unit of meters, you've got mass which has a unit of kilograms या kg, you've got time which has unit of seconds, you have got current which has unit of amperes, you've got temperature which has unit of Kelvin, you have light intensity जिसका यूनिट जो है वो कैंडेला है, amount of substance है जिसका यूनिट आपके पास मोल है। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये पांच भी याद रख लो तो एग्जामिनर पांच से ज्यादा आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो आप अगर आपको ये पहली वाली पांच भी याद है तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। अच्छा, अब आ जाती हैं हम ऑन टू प्रीफिक्सेस। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, दे अलाउ यू टू कन्वर्ट। सो फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि भाई हम जब भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं हमने जो है वो अपने बेस सिंबल में कैलकुलेशन करनी है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव सम वैल्यू रिटन एज 10 nanometers, right? Now wherever this value you're going to use, for example आप इसको इस फॉर्मूला में इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, in the place of lambda, so every formula has been designed to work for the base units. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस 10 नैनोमीटर को कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा एंड दैट कन्वर्जन यू विल नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस टेबल। सो इस लैम्डा की जगह हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे 10 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता चलूं वो ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ना इसको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन से याद रखते हैं। मैं उसको कहता हूं कि यार ऐसे नहीं करो। क्यों? बिकॉज उससे क्या होता है, आप गलती कर सकते हो कैलकुलेटर में डालते वक्त। तो बेटर ये है कि आप इसको इस फॉर्म में याद रखो कि मैंने क्या करना है। अब देखो, मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या है क्या नहीं करना। मैंने सीधा सीधा देखा भाई नैनो क्या है, नैनो के जो प्रीफिक्स का जो ऑर्डर है मैंने उससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, इसको हम याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। आप स्टार्ट करो फ्रॉम नो प्रीफिक्स और उससे जो है वो ऊपर जाते रहो। आप क्या करोगे, ये सारे नाम याद कर लोगे, किलो, मेगा, गीगा, टेरा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया उनके लिए बता रहा हूं, जो याद करना चाह रहे हैं। वैसे तो आप इतनी प्रैक्टिस करोगे कोर्स में तो होपफुली आपको वैसे ही याद हो जाएंगे सारे। सो फ्रॉम नो यूनिट टू किलो, किलो टू मेगा, मेगा टू गीगा, गीगा टू टेरा। यू कैन मेमोराइज दिस इन फॉर्म ऑफ दी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। किलोबाइट होती है, फिर मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, फिर टेराबाइट होती है। और इसमें ये याद रखो कि जब भी मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं 10⁻³ से क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं। सो यू कैन क्लियरली सी कि क्या हो रहा है, जब मैं नो यूनिट था तो मेरी कोई भी ऑर्डर नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैं इधर से इधर गया तो मैं 10⁻³ से इंक्रीज कर गया, फिर 10⁻⁶ हो गया, फिर 10⁻⁹, फिर 10⁻12। राइट, सो यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर एंड देन यू कैन रिमेंबर कि मैं 3 3 के गैप से बढ़ रहा हूं। सिमिलरली नीचे जाते हुए भी आपके पास यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। सो यू कैन गो टू मिली, देन माइक्रो, देन नैनो, देन पिको, एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि आप 10⁻³ से क्या कर रहे हो, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे हो। सो यू गो फ्रॉम नो यूनिट टू दिस वैल्यू 10⁻³ then you go to 10⁻⁶, 10⁻⁹, and 10⁻12। सो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बस ये नाम याद करने पड़ेंगे विद देयर ऑर्डर, और बाकी आपने जो है वो देन एंड देयर, अगर आप भूल भी गए पेपर में तो आपने जल्दी से ये 2 मिनट में टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया। और अगर ऊपर जा रहे हो तो 3 3 करके इंक्रीज कर दो, अगर नीचे जा रहे हो तो 3 मतलब 3 कर करके डिक्रीज कर दोगे।
अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे डेसी सेंटी भी लिखा हुआ है, मैंने इसकी बात क्यों नहीं करी? इसकी मैंने बात इसलिए नहीं करी क्योंकि ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये बच्चों को वैसे भी याद हो जाता है। और जिनको याद नहीं होता, उसका आसान तरीका क्या है कि भाई डेसी जो है, डेसी स्टैंड्स फॉर 10, एंड सेंटी, सेंटी निकला है सेंचुरी से, इट स्टैंड्स फॉर 100, राइट? सो 10, सो जस्ट टेक 10, यानी 10⁻⁻1 कर दिया आपने। और सेंटी 10⁻⁻1 का क्या मतलब है? 1/10। 10⁻⁻2 का मतलब क्या है? 1/100। तो ये बेसिकली आपने कन्वर्जन याद कर ली हुई। डेसी क्या है? 10⁻⁻1, बस एक ही 10 आना है। और सेंटी क्या है? सेंचुरी है, तो उसमें 100 आना है। 100 इज 10⁻2, लेकिन हम क्योंकि ये हम नीचे जा रहे हैं तो 10⁻⁻2 में होगा। अच्छा, एक और चीज that I want to discuss over here is that some of the students sometimes find it hard to convert. So I'll take an example. वैसे तो कुछ अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल है 10 नैनोमीटर वाली, वो तो आप 2 मिनट में कर लेंगे। 10 इंटू 10⁻�9 लिखना है आपने, ठीक है? आपने और कुछ नहीं करना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ 1000 grams and you need to convert it to 1 kilogram. You need to convert it to kilograms, ठीक है? तो अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? इसमें तुम लोगों ने ये याद रखना है कि भाई जब मैं छोटे से बड़ा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं डिवाइड करता हूं, यानी मैं अपनी पावर माइनस में लूंगा। क्या मतलब है इस बात का? भाई ग्राम और किलोग्राम में कितने का फर्क है? 1000 का फर्क है, ठीक है? और मैं क्या जा रहा हूं? मैं छोटे से बड़ा जा रहा हूं। ग्राम छोटा यूनिट है, किलोग्राम बड़ा यूनिट है। सो टू कन्वर्ट 1000 grams to kilograms, I need to take the power in the minus, and 1000 is basically 10⁻³ सो मैंने उसको पावर में माइनस में ले लिया। सो 1000 grams इंटू 10⁻³ कर लिया, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 किलोग्राम, ठीक है? सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो क्या कर रहे हैं, लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम 5 kg टूवर्ड्स ग्राम्स, राइट? अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप जो है वो बड़े से छोटा जा रहे हैं, बड़े से छोटा। तो उसमें क्या करेंगे आप? उसमें आप जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? सो ड्यूरिंग दिस यू विल मल्टीप्लाई एंड यू विल टेक योर पावर एज पॉजिटिव, ठीक है? मैं इसको यूं सिंबल्स में लिख रहा हूं पॉजिटिव को, लाइक दिस। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 kg है, आपने क्या कर दिया? आपको पता है भाई केजी और ग्राम के बीच में 1000 का फर्क है। तो अब मैं क्योंकि बड़े से छोटा जा रहा हूं, तो मैं ये 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, विच इज बेसिकली 10⁻3। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 5000 ग्राम्स, ठीक है? और अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वर्जन हो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 100 गीगा जूल्स फॉर एग्जाम्पल, सो उसके लिए तो बहुत ही सिंपल है भाई, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन जूल्स में ही करनी होती है, ठीक है? जब मैं फॉर्मूला में प्लग इन कर रहा हूं तो मुझे तो बेस यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। सो 100 गीगा जूल्स विल बी 100 इंटू 10⁻⁹। बस वो आपने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे लिख लेना है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन टू योर डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज दैट आर मेड अप फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल प्रेशर, ठीक है? प्रेशर की अगर हम फॉर्मूला देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? सो प्रेशर खुद ऐसा ही बेस क्वांटिटी नहीं है, ये बनी हुई है और क्वांटिटीज से, ठीक है? कौन सी क्वांटिटी से बनी हुई है? फोर्स और एरिया से बनी हुई है। अच्छा, फोर्स और एरिया भी अपने ओन पे एसआई बेस्ड क्वांटिटीज नहीं है, ये भी किसी क्वांटिटी से बनी है। सो फोर्स का मैं एक फॉर्मूला लेता हूं। फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूलाज एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट हम फॉर्मूला ले लेते हैं आपका जाना पहचाना माना हुआ फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एरिया का भी एक फॉर्मूला लेते हैं, लेट्स से लेंथ इनटू लेंथ, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। आप कोई भी फॉर्मूला चूज कर लें, यूनिट्स हमेशा कंसिस्टेंट ही आएंगे, तो कोई मसले की बात नहीं हो। अच्छा, अब आप क्या कर लेंगे? अब आप इसको कन्वर्ट कर ले। सो मास के यूनिट क्या होते हैं? केजी। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड योर लेंथ इंटू लेंथ, यानी मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? एंड नाउ यू कैन सॉल्व। सो केजी, मीटर ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है लेकिन इसकी पावर 1 है, सो ये पावर 1 आ गया। ये वाला 2 जब मैं ऊपर भेजूंगा तो ये माइनस में जाएगा ऊपर, सो -2, एंड देन सेकंड -2, दिस इज गोइंग टू बिकम केजी मीटर -1 सेकंड -2। ये क्या हो गए? ये प्रेशर के डिराइव्ड यूनिट्स हो गए, ठीक है? अच्छा, फिर क्या कर लेते हैं? लेट्स सॉल्व द एग्जांपल ऑफ वोल्टेज। अच्छा, वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो यहाँ पे V इक्वल्स टू IR इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जल्दी यहाँ पे फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस को खोलने जाओगे विद अनदर फॉर्मूला, सो अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट फाइंड एनी अदर फॉर्मूला। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल थिंक ऑफ R इक्वल्स टू V ओवर I, और वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे फंस जाएंगे। समटाइम्स द स्टूडेंट माई ऑल्सो थिंक ऑफ रो L ओवर A, राइट? बट वंस अगेन रेजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या आते हैं वो आप भूल गए, तो आपको याद नहीं है। तो दिस अप्रोच, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप कोई फॉर्मूला चूज करें, वो आपको आसान ना हो सॉल्व करना,
कोई बात नहीं, कोई और फॉर्मूला चूज कर लें, V इक्वल्स टू आई आर से नहीं हो रहा, कोई मसले की बात नहीं है, मैं वोल्टेज का डेफिनेशनल फॉर्मूला लेता हूं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इंटू टाइम। फोर्स हमने ऑलरेडी अभी वर्कआउट कर लिया था, ये रहा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस एस इज नॉट सेकंड्स, दिस एस इज द डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है ये, सो इंटू मीटर हो रहा है, और करंट क्या होता है? एम्पेयर, टाइम क्या होता है? सेकंड। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सो केजी, अच्छा जी मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड माइनस टू ऊपर लिखा हुआ ऑलरेडी, ये वाला सेकंड जब ऊपर जाएगा इसकी पावर वन है तो ये -1 हो जाएगा, एंड जब एम्पेयर ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब्ड एम्पेयर -1। ठीक है, ये क्या आ गए? ये आपके पास वोल्टेज के डिराइव्ड यूनिट्स आ गए, सही है। अच्छा, अब हम किस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं? लेट्स मूव ऑन टू दी होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल यही बात है कि भाई अगर आप कोई क्वांटिटी को अपने ड्राइव्ड यूनिट्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, तो होमोजेनिटी कहती है यार देखो सारी की सारी इक्वेशंस होमोजेनस होती हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये कि जो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स होंगे वो राइट हैंड साइड के यूनिट्स के बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 kg का मास है और वो फलाना ढिमका कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके आया है, भाई अब अगर इस साइड के भी यूनिट केजी नहीं आ रहे तो ये इनकंसिस्टेंसी पैदा हो गई। मतलब आप ये अगर फॉर एग्जाम्पल इस साइड के यूनिट आ रहे हैं मीटर क्यूब, तो आप ये बोलना चाह रहे हो केजी जो है वो मीटर क्यूब के बराबर है, तो दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। हाउ कैन केजी बी मीटर क्यूब, राइट? सो दैट इज अ वायलेशन। सो होमोजेनस सारी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है जी, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड के यूनिट्स क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, वॉल्यूम ओवर टाइम इक्वल्स टू पाई प्रेशर इंटू रेडियस की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू सी इंटू एल विच इज लेंथ। ठीक है, सी के जो यूनिट्स हैं वो हमने क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक हमारे पास तरीका क्या है कि हम हर चीज को उसके यूनिट्स में एक्सप्रेस कर देंगे। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमारे पास हो जाता है मीटर क्यूब। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा मेरे पास सेकंड। अच्छा जी, पाई, पाई इज अ नंबर, सो आई विल इग्नोर इट क्योंकि इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, इसको छोड़ दो। प्रेशर, प्रेशर हमने ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट किया हुआ है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट, केजी मीटर -1 सेकंड -2। ऑब्वियसली आपको ये याद नहीं करना, एग्जाम कंडीशन में आप 2 मिनट में प्रेशर डिराइव कर सकते हो, ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? फिर रेडियस की पावर 4 है, यानी मीटर की पावर 4। देन वी हैव गॉट 8, 8 इज वंस अगेन अ नंबर, नो यूनिट, सो यू कैन लीव इट। सी के हमने यूनिट्स निकालने हैं तो वो हम लिख लेंगे, और लेंथ एल क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी मीटर्स, राइट। नाउ वी कैन सॉल्व। मैं क्या कर रहा हूं? मैं सी को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो आई विल सेंड सी टू ओवर हियर एंड आई विल सेंड दीज टू थिंग्स ऑन द अदर साइड। सो मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में चला जाएगा और सेकंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो केजी मीटर -1 सेकंड -2 इंटू मीटर की पावर 4, सेकंड ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, और मीटर और मीटर क्यूब नीचे, ये मीटर क्यूब इधर नीचे आ गया। अच्छा, नो व्हाट यू कैन सी, ये चीजें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगी? मीटर की पावर 4 बन जाएंगी। मीटर की पावर 4, मीटर पावर 4 ऊपर नीचे क्या कर दी मैंने? कैंसिल कर दी। तो मेरे पास सी के क्या यूनिट्स आ गए? सी के यूनिट्स आ गए केजी मीटर -1, और ये -2 है, ये 1 है, सो -2 + 1 विल इक्वल टू -1। सो सी के यूनिट्स मेरे पास आ गए केजी मीटर -1 एंड सेकंड -1। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसमें क्या चीज डिफरेंट है? ऑल्दो मैंने एक चीज प्रैक्टिस करवा दी है, लेकिन मुझे आपको एक और चीज बतानी है, और वो ये बतानी है कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। सो दिस इक्वेशन टेल्स यू दैट E विच इज थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू C, जो हमने फाइंड आउट करना है, A विच इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, T1 - T2, T1 एंड T2 आर टेम्परेचर्स, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कोई ना कोई और डेल्टा T निकाला जा रहा है। T इज द टाइम, द स्मॉल t इज द टाइम एंड द L इज द लेंथ। ठीक है, अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे वो मैं दिखाता हूं। वो ये कहेंगे यार ये केल्विन होगा और ये केल्विन होगा, और केल्विन माइनस केल्विन वो क्या कर देंगे? जीरो करा देंगे, और वहीं पे उनसे सवाल सॉल्व होना बंद हो जाएगा। केल्विन माइनस केल्विन जीरो नहीं होगा, जब आप यूनिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर भी वही यूनिट आएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज करते हैं हमने 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेजर किया, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 15 डिग्री सेल्सियस, आंसर क्या आएगा? 5 डिग्री सेल्सियस आएगा, नो यूनिट थोड़ी आएगा। सो यू नीड टू कीप दैट इनटू कंसीडरेशन।
सिर्फ जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं यूनिट्स को तो वो चेंज करते हैं, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस बात का हम क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। सो लेट्स डू दैट। अच्छा जी, एनर्जी। एनर्जी यहां पे आपको थर्मल एनर्जी दी हुई है। अब आपको कोई थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है बैठ के, आपको पता है भाई एनर्जी क्या होती है, इट इज द सेम एज वर्क डन। सो हमने ऑलरेडी वर्क डन के यूनिट्स ऊपर डिराइव कर लिए थे, वो ये रहे फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये क्या बन रहा था, केजी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। सो एनर्जी के यूनिट्स क्या आ गए, एनर्जी के यूनिट्स मेरे पास आ गए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप जो है वो ड्राइव भी कर सकते हो ऑन पॉइंट यूजिंग वर्क डन का फॉर्मूला, कोई मसले की बात नहीं है। यू कैन यूज एनी अदर फॉर्मूला एज वेल, यू कैन यूज काइनेटिक एनर्जी, यू कैन यूज पोटेंशियल एनर्जी, वट एवर यू वांट टू यूज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज एनर्जी एंड इट इज जूल्स, तो जैसी भी तैसी भी करो उसको ड्राइव तो आंसर वही आएगा। ठीक है, सी मुझे निकालना है, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, T1 minus T2, I just told you, Kelvin minus Kelvin will still be Kelvin, T will be seconds and the length L will be in meters। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब हम जो है वो इस मीटर को और इसकी एक पावर को खत्म करके 1 कर देते हैं और ये सारी की सारी चीजें वहां पे डिवाइड में भेज देते हैं ताकि मेरा C सब्जेक्ट बन जाए। तो C विल इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड। सो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा kg। ठीक है, फिर ये स्क्वायर और ये पावर 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये 1 रह गया ऊपर। सो kg मीटर की पावर 1 हो गया। अच्छा जी, केल्विन ऊपर आएगा तो केल्विन -1 हो जाएगा, और सेकंड, ये वाला सेकंड जब ऊपर आएगा सो 1 से -1 हो जाएगा, तो सेकंड -2 -1 विल इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाएगा kg मीटर केल्विन -1 एंड सेकंड -3। ठीक है, एंड द ऑर्डर डज नॉट मैटर, आप ऑर्डर जैसे भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दिस इज विद रिगार्ड्स टू द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब होमोजेनिटी जो है वो एक और तरीके से भी अप्लाई की जा सकती है, एंड दैट इज टू फाइंड आउट दीज पावर्स। कभी कभार ऐसा होता है, क्वेश्चन होगा आपको बोला हुआ होगा यार ये अननोन पावर्स जो है ये जरा फाइंड आउट कर दो। वो कैसे फाइंड आउट होती है, वो भी बहुत आसान तरीका है। देखो क्या बोला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम सबको पता है मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ऑल्सो मैं कुछ वर्किंग ब्लू में कर रहा हूँ, कुछ वर्किंग रेड में कर रहा हूँ, आई होप यू डोंट माइंड। ठीक है, सो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। टेंशन, टेंशन इज अ फोर्स। ठीक है, उसके लिए आप फोर्स का कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, मैं मास इंटू एक्सलरेशन इस्तेमाल कर रहा हूं। सो मास इंटू एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, मास इज केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, एंड दिस विल हैव पावर p। म्यू क्या दिया हुआ है, म्यू आपको दिया हुआ है, इट इज द मास पर यूनिट लेंथ। सो मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, मास ऊपर आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, देखो ये है मास अपॉन लेंथ विच इज केजी अपॉन मीटर विच इज गोइंग टू बी केजी पर मीटर। सही है, सो केजी पर मीटर ये हो गया और इसकी पावर क्या हो गई, क्यू हो गई। अब आपने कुछ भी नहीं करना, अब आपने जो है वो पावर्स को एवेल्युएट करना है। कैसे करोगे, यू विल से मीटर पर सेकंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये p जो है वो मैं अंदर लेके जाना शुरू करूंगा। सो केजी की पावर p, मीटर की पावर p, सेकंड की पावर -2p। सो आई जस्ट मल्टीप्लाइड द p विद ऑल ऑफ द पावर्स इनसाइड, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, केजी की पावर q एंड देन मीटर की पावर -q। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, मीटर पर सेकंड ये एज इट इज है, यहां भी केजी यहां भी केजी, दो केजी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड अप हो जाएंगी। सो केजी p प्लस क्यू बन जाएगा। ठीक है, दो मीटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स भी ऐड अप हो जाएंगी। सो मीटर p माइनस क्यू बन जाएगा, ऑब्वियसली p प्लस माइनस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू, एंड सेकेंड -2p आ रहा है हमारे पास। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो करस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं उनको उसके बारे में इक्वेट करना है। जैसे आप देख सकते हो यार, यहाँ पे जो मीटर का जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे मेरे पास p माइनस क्यू है। सो आई कैन मेक एन इक्वेशन यूजिंग द मीटर्स दैट 1 विल इक्वल टू p माइनस क्यू, द पावर विल बी इक्विवेलेंट। लेफ्ट हैंड साइड पर अगर पावर 1 है तो p माइनस क्यू का भी आंसर जो राइट हैंड साइड है वो भी 1 होगा, क्योंकि वो दोनों मीटर की पावर है। सिमिलरली सेकंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर सेकंड की पावर -1 है और राइट हैंड साइड पे -2p है तो ये दोनों भी बराबर होंगे। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों को सवाल होगा सर ये केजी का क्या करें, केजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर कोई चीज आपके पास इधर नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब क्या है कि केजी बेसिकली यहाँ पे 0 है ही नहीं, है ना, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। सो बेसिकली यू कैन नाउ इक्वेट दिस p प्लस क्यू विद दिस 0 एंड यू विल गेट द आंसर p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0।
नाउ यू गॉट थ्री इक्वेशंस, अब आप समझदार हो, आप सॉल्व कर लोगे। सो पी का यूनिट हमारे पास, सॉरी पी की पावर आ गई हाफ, और अगर मैं फॉर एग्जांपल हाफ इधर डाल दूं और प्लस क्यू कर दूं इक्वल टू जीरो, तो क्यू की पावर क्या आ जाएगी, क्यू की आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस हाफ। और आप इधर डाल के इसको चेक कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। सो वन विल इक्वल टू पी इज हाफ एंड माइनस क्यू इज माइनस हाफ। So 1 will equal to half plus half equal to 1. This is proved and confirmed. ठीक है, प्रूफ तो कुछ करना नहीं था, फाइंड आउट करना था, लेकिन हमने, अगर आपके पास ज्यादा इक्वेशन आ रही है तो यू कैन ऑलवेज चेक योर आंसर एज वेल। ठीक है, सो दिस वाज फॉर योर होमोजेनिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है लीनियर लॉ का। अच्छा, लीनियर लॉ को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, वो ये होता है कि आपके पास दो रैंडम क्वांटिटीज प्लॉट होंगी और उनके बीच में जो ग्राफ बन रहा होगा ना वो स्ट्रेट लाइन बन रहा होगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन फैक्टर फॉर योर लीनियर लॉ। और लीनियर लॉ में जो बेसिक क्रक्स है क्या है, वो ये है कि भाई आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए, y इक्वल्स टू mx प्लस c, द थिंग दैट गेट्स मल्टीप्लाइड विद द x इज द ग्रेडियंट and the thing that gets added with the x is the y-intercept. ठीक है, so let's see how a question on this can come. क्या लिखा हुआ है, sin theta against lambda is plotted for a diffraction grating for the fourth order diffraction maximum n equal to 4. What does the gradient of the graph represent? Sketch the new line obtained for second order maximum n equal to 2. अच्छा जी, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा यार, मैंने कभी अपने कोर्स में बैठ के साइन थीटा अगेंस्ट लैम्डा वाला ग्राफ नहीं पढ़ा होगा, राइट? सो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज टू अजीबो करीब क्वांटिटीज प्लॉटेड एंड उनके बीच में समहाउ स्ट्रेट लाइन बन गई। आपने फौरन समझ जाना चाहिए लीनियर लॉ का सवाल है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है एंड दैट इज डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। राइट दिस इन ब्लू, सो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब देखो भाई, मेरे पास जो y एक्सिस पे है वो क्या है, साइन थीटा है, और जो मेरे पास x एक्सिस पे है वो लैम्डा है। याद रखना, जब भी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाते हैं तो y वाली क्वांटिटी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप झट से क्या करोगे, साइन थीटा को सब्जेक्ट बनाओगे इस इक्वेशन में। सो यू विल से साइन थीटा विल इक्वल्स टू एन लैम्डा ओवर डी। सही है, मैंने डी उधर डिवाइड में भेज दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने रीअरेंज करना है अपनी इक्वेशन को, और जो एक्स वाला वेरिएबल है ना उसको अलग कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि अभी देखो वो चिपका हुआ है बाकी चीजों के, तो उसको आप अलग कर लो ताकि आप क्लियरली देख सको। तो अगर मैं इसको अलग कर लूं, मैं एन ओवर डी इंटू लैम्डा कर दूं इसको, राइट, सेम बात ही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्लियरली देख सकता हूं ये वाली क्वांटिटी मेरी y है, ये वाली क्वांटिटी मेरी x है, और जो चीज x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो क्या होती है, वो मेरा ग्रेडियंट होती है, राइट। और इस इक्वेशन का मेरे पास कोई भी इंटरसेप्ट नहीं आ रहा, तो आप यहां पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस बेसिकली जीरो है, सो देयर इज नो इंटरसेप्ट। बट ग्राफ में तो देख लो, इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन, सो दिस इज हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ जीरो। सो आप लीनियर लॉ से ये भी कंफर्म कर सकते हो भाई मुझे जो ग्राफ दिया हुआ है वो सही भी दिया हुआ है या पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये कर लिया आपने, आपको पता लग गया कि आपका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ग्रेडियंट आपको n ओवर d रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली n इस केस में क्या होगा, n इस केस में 4 होगा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड यू कि यार अगर हम n को क्या कर दें, 2 कर दें, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, देख लेते हैं क्या क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने ऑलरेडी ये बात निकाल ली है, लेट मी डू विद ब्लू। आपने ऑलरेडी ये बात निकाली कि भाई ग्रेडियंट क्या है, वो n ओवर d है। सो क्लियरली अगर मैं 4 से n को 2 करूंगा, ग्रेड n को डिक्रीज करूंगा, तो ऑब्वियसली ग्रेडियंट भी डिक्रीज करेगा। तो पहली बात तो यह है कि मेरी जो लाइन है वो पैरेलल नहीं बनेगी इसकी, वो उसका ग्रेडियंट कम बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी बात जो है, अगर आप साइन थीटा को देखें, साइन थीटा वाई एक्सिस पे है, एंड इफ आई लुक एट साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एन ओवर डी इंटू लैम्डा। अब जाहिरन बात है साइन थीटा भी एन पे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं एन को कम करूंगा तो साथ साथ साइन थीटा भी कम करेगा, राइट। सो टू थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, वन, the new line is always going to be below the original line. Why? Because the y values are smaller. And number two क्या है, नंबर टू ये है कि आपका ग्रेडियंट भी कम होगा। सो आप जो है वो एक लाइन बनाएंगे इससे नीचे, रेड से बना देता हूं मैं, इससे नीचे विद लेसर ग्रेडियंट, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक्चुअली अब क्या लिखा हुआ है, v equals to e minus ir, linearize this equation and sketch the graph below. Okay, let's linearize this equation. आप सबसे पहले देखोगे मुझे जो है वो एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, मुझे y एक्सिस ये दी हुई है, x एक्सिस ये दी हुई है, वही हम टेक्निक अप्लाई करेंगे, v equals to e minus ir। मैंने सबसे पहले y एक्सिस वाली चीज को सब्जेक्ट बनाना होता है, दैट इज ऑलरेडी मेड द सब्जेक्ट। नाउ आई नीड टू रीअरेंज एंड आइसोलेट द i। ठीक है, वो कैसे आइसोलेट होगा, देख लो, मैंने i को अलग कर दिया,
अब आई के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं वो मैं जो हूं वो आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा माइनस आर, जो चीज आई के साथ एडअप हो रही है वो मैं एडअप करके लिख दूंगा प्लस ई। और अब मेरी लीनियराइजेशन कंप्लीट हो गई। y इक्वल्स टू ये x वाली क्वांटिटी है, ये y वाली क्वांटिटी है, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो ग्रेडियंट हो गया, और जो चीज ऐड हो रही है वो मेरे पास मेरा y इंटरसेप्ट हो गया। सो व्हाट कैन वी सी? We can see that our y-intercept is positive. It's a positive e. So let's say there is some value positive e. Then we can see that the gradient is negative. So that means we are going to have a downward sloping line with a gradient that is equivalent to minus r. Simple, straightforward. ठीक है। और हमेशा याद रखना कि आप जब इसको आइसोलेट करो ना तो जो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं उसको अलग करके लिख दो, जो चीजें ऐड कर रही हैं उसको अलग करके लिख दो, तो 2 मिनट में आपकी लीनियराइजेशन क्या हो जाएगी, परफॉर्म हो जाएगी, आपका 2 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली ये हो गया लीनियर लॉ कंप्लीट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी विच इज द लास्ट थिंग। सो प्रिसीजन किस चीज का नाम है? प्रिसीजन आपको बताता है यार आपकी वैल्यूज कितनी करीब करीब है। इट टेल्स यू द रेंज और द स्प्रेड ऑफ योर डाटा। ठीक है, डाटा या डाटा वॉट एवर यू वांट टू से। अब आप देखो यार आपके पास एक एक्सपेरिमेंट 1 है, इसमें देखो एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू 8 है, एक वैल्यू 1 है, एक 3 है, 6 है, 5 है, ऑल ओवर द प्लेस है ये वैल्यूज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से दैट दिस एक्सपेरिमेंट इज इम्प्रिसाइज। ठीक है जी, ये जिस भी बंदे ने करी पता नहीं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लिया इसने। ठीक है, बट इफ यू लुक एट एक्सपेरिमेंट 2 you can see that they're very very close together and you can say that this is more precise. अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, प्रिसीजन कैन ऑल्सो बी सीन बिटवीन टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीटर रूल की बात करूं और माइक्रोमीटर की बात करूं तो इन दोनों के बीच में आप सबको पता है मीटर रूल की जो ग्रेजुएशंस होती हैं वो छोटी, वो कम होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मीटर रूल की जो ग्रेजुएशन होती है वो 0.1 सेंटीमीटर होती है, बट माइक्रोमीटर की आई बिलीव इट्स 0.001 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो the micrometer is much more precise than your meter rule. अच्छा, एक बात और नोट कर लो, इंस्ट्रूमेंट्स को जब आपस में कंपेयर कर रहे हो तो एक इंस्ट्रूमेंट दूसरे इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा प्रिसाइज होगा, ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप दोनों से 5 सेंटीमीटर मेजर करना चाह रहे थे तो दोनों 5 सेंटीमीटर मेजर करके देंगे। एक्यूरेसी दोनों की खराब नहीं है, वो दोनों 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं भाई आपको। बस मसला क्या है, एक आपको 5.0 सेंटीमीटर दे रहा है और एक आपको वही 5.0 सेंटीमीटर क्या करके दे रहा है, वो आपको 5.000 सेंटीमीटर करके दे रहा है। सो what is the thing? The thing is that the micrometer is more precise. It can give the same value, the both are accurate, but can give the same value to more decimal places. ठीक है। Then next we have the concept of accuracy. एक्यूरेसी हमें ये बताती है कि हमारी वैल्यूज हमारी असली ट्रू वैल्यू के कितने करीब है। फॉर एग्जाम्पल भाई सबको पता है एक्सेशन ऑफ फ्री फॉल क्या होती है, 9.81 होती है। अब एक बच्चे ने एक्सपेरिमेंट करी, उसने वैल्यू निकाली 6.8, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बेटा आप इनएक्यूरेट हो। ठीक है, आपने पता नहीं क्या किया है। लेकिन एक बच्चा है उसने 9.7 वैल्यू निकाली, आप कहोगे यार ये तो बेहतरीन बच्चा है। ठीक है, you will say that this person was very very accurate. ठीक है, he has done the experiment correctly. This person maybe he has some errors or some things जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो है वो हो सकता है इस बच्चे के पास वो मसले मसाइल आ रहे हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, इसका अक्सर बेशतर क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि ना आपको इस तरह से ग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है जी, और एक्स एक्सिस पे क्या होंगी, वैल्यू होगी, और इधर ना मार्क्ड होगी आपकी ट्रू वैल्यू, यानी जो असली वैल्यू है जो मेजर होनी चाहिए थी, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ रीडिंग्स होंगी। अब इस ग्राफ में क्या होता है, जहां से आपका ग्राफ उठा हुआ है ना उसका मतलब ये कि यार ये वाली जो रीडिंग है ना, ये वाली, ये बहुत सारे बच्चों ने या बहुत दफा हमने रिकॉर्ड करी, वी रिकॉर्डेड इट रिपीटेडली। ठीक है, सो ये इसका मतलब होता है। बाकी ये है कि इसमें हमें अपनी स्प्रेड का कैसे पता लगता है, वैसे पता लगता है कि आपकी जो लोएस्ट वैल्यू और आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस। राइट, सो इफ आई आस्क यू कि बेटा ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है जी, ये प्रिसाइज है, तो आप बोलोगे हाँ सर प्रिसाइज है, क्योंकि देखो आप स्प्रेड अगर देखोगे स्प्रेड तो बहुत ज्यादा छोटी है। सो दिस इज डेफिनेटली प्रिसाइज। क्या बेटा ये एक्यूरेट है? आप कहोगे सर देखो हमारे पास जो एवरेज मेजर हुआ है वो तकरीबन ये मेजर हुआ है जो ट्रू वैल्यू पे पड़ रहा है। So you will say sir this is also accurate. ठीक है, this the people who did this experiment did a very good job. They had a very precise experiment. The range is very very small and their average is also around the true value. अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा, वुप्स, क्या नजर आ रहा होगा कि भाई देखो आपकी प्रिसाइज तो है ये क्योंकि स्प्रेड इतना नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी की अगर बात करूंगा तो आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रू, उसकी एवरेज ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा डिफरेंट। ट्रू वैल्यू यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आ रही,
सो यू विल से नो दिस इज नॉट एक्यूरेट, ठीक है, बहुत गलत वैल्यू दी है। अच्छा, अब इसको करते, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें, बहुत सारे बच्चे इसमें ये करेंगे, वो बोलेंगे इसको, ये तो समझ जाएंगे प्रिसाइज नहीं है। कैसे नहीं है प्रिसाइज? क्योंकि भाई देखो दोनों जो आपकी जो दो एक्सट्रीम वैल्यूज है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दूसरी बात है ये देखो कि एग्जामिनर हैज नॉट शोन यू दिस टू टच द एक्सिस, तो इसका मतलब ये कि ये ग्राफ यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, यानी बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यूज रिकॉर्ड करी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका मिनिमम है ही नहीं, ठीक है, इससे भी आगे जाके कहीं जाके मिनिमम आ रहा होगा। तो पहली बात क्या है, पहली बात हमें ये नजर आ रही है कि भाई ये प्रिसाइज नहीं है, इसमें जो है वो आपकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है। बाकी क्या करेंगे बच्चे, ये कहेंगे कि सर देखो आपकी ट्रू वैल्यू और आपकी एवरेज मैच कर रही है, और वो कहेंगे सर एक्यूरेट है, लेकिन वो गलत है, एक्यूरेट नहीं है ये। क्यों नहीं है एक्यूरेट? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं है। इसमें तो देखो ये सिमेट्रिकल थे दोनों, तो आपने इनके बीच में लाइन बना दी। दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल, राइट? तो एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि आपने हाईएस्ट नंबर ऑफ रीडिंग बना दी, आपने ये देखना है कहीं मेरी एवरेज डिविएट तो नहीं कर जाएगी। अब असूलन तो आपकी एवरेज यही होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने ये वाली वैल्यू भी मेजर करी है जो कि आपकी एवरेज को उठा के यहां ले आएगी, आगे कर देगी हल्का, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल मेजर्ड हायर वैल्यूज इन ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल 2 में 8 और 8 और 8 और 8 प्लस करता जाऊं तो मेरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, मैं उसका एवरेज लूं तो बड़ा ही एवरेज आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। सो एक्चुअली हमारा जो एवरेज है वो तकरीबन कहीं यहां लाई कर रहा होगा, हमारी ट्रू वैल्यू के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर फिजिकल कॉइंस एंड मेजरमेंट्स। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्टफ लेफ्ट, लेकिन वो मैं डिफरेंट रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। वी हैव टू गो ओवर एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू ऑल लेटर। अल्लाह हाफिज।